नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। राजनीति में संसदीय प्रक्रियाओं और सड़क के विरोध प्रदर्शनों के बीच का संतुलन हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में यह बहस और तेज हो गई है, जहां एक तरफ विपक्ष, विशेषकर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सड़क की राजनीति और विरोध प्रदर्शनों को अपना मुख्य हथियार बना रही है, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसद के भीतर विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने और रणनीतिक लाभ उठाने की तैयारी में जुटा है। सड़क की राजनीति और प्रदर्शन मीडिया में और संघर्षशील नेता की छवि गढ़ने के लिए एक आसान जरिया होता है। सड़क पे होने वाले विरोध प्रदर्शन जहां पुलिस के साथ धक्का मुक्की और हिरासत में लिए जाने के दृश्य बनते हैं, राजनीतिक रूप से जनता के एक वर्ग का ध्यान आकर्षित करता है। ऐसे फुटेज से यह संदेश देने का प्रयास किया जाता है कि नेता जनता के मुद्दों के लिए सड़क पे संघर्ष कर रहा है। इसके विपरीत संसद के भीतर की राजनीति पूरी तरह से संख्याओं, विधायी रणनीतियों और गठबंधनों का खेल है। संसद में प्रभावशीलता साबित करने के लिए व्यापक जनाधार की आवश्यकता होती है। संसदीय प्रक्रियाओं और नियमों की गहरी समझ होनी चाहिए। वोटों की संख्या और सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। संसदीय संख्या बल के बिना केवल सड़क के हंगामे के बल पर सरकार की विधायी मंशा को रोकना बेहद कठिन साबित होता है। संसद में किसी भी विधेयक को पारित होने से रोकने या सरकार पर दबाव बनाने के लिए संख्याओं का होना अनिवार्य है। वर्तमान में कांग्रेस और व्यापक विपक्षी खेमे के संख्या बल में कई उतार चढ़ाव देखे गए हैं। हालिया चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस के पास 99 सीटें थी, लेकिन असम के सांसद बारदलोई के इस्तीफे के बाद यह संख्या घटकर 98 रह गई। केवल संख्या कम होना ही समस्या नहीं है, बल्कि विपक्षी सांसदों के बीच रणनीतिक एकरूपता का अभाव भी एक बड़ी चुनौती है। इतिहास गवाह है कि जब भी संसद में किसी महत्वपूर्ण बिल पे व्हिप जारी किया जाता है, तो विपक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा क्रॉस वोटिंग की संभावना बनी रहती है। विभिन्न राज्यों में राज्यसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस और सहयोगी दलों के विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग के मामले सामने आते रहे हैं। राहुल गांधी की मौजूदा विरोध रणनीति से पार्टी के भीतर भी कई सांसद और नेता पूरी तरह सहमत नहीं दिखते, भले ही वे सार्वजनिक रूप से पार्टी लाइन का पालन करते दिखाई दे। सर्वदलीय बैठकों और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठकों में जो घटनाक्रम देखा जा रहा है, वह विपक्षी एकजुटता के दावों पे सवाल खड़े करता है। सर्वदलीय बैठकों में जब अन्य दलों या बागी गुटों जैसे एनसीपी, टीएमसी के गुट को मान्यता मिलती है, तो कांग्रेस और अन्य दल विरोध में वॉकआउट कर जाते हैं। संसद के भीतर अनुशासनहीनता या बदतमीजी के आरोपों के तहत जब सांसदों जैसे टीएमसी के कल्याण बनर्जी को निलंबित किया जाता है, तो सदन में विपक्ष की प्रभावी संख्या और कम हो जाती है। सदन चलाने पर प्रतिदिन लगभग 6 करोड़ से अधिक का सार्वजनिक धन खर्च होता है। सांसदों को भत्ते और कार्यालय संचालन हेतु मासिक निधि मिलती है। लगातार हंगामे के कारण जनता के पैसे की बर्बादी का मुद्दा उठाकर सरकार नैतिक रूप से बढ़त बना लेती है। जब विपक्ष संसद के भीतर लगातार हंगामा करता है और कार्रवाई में बाधा डालता है, तो सरकार एक सोची समझी रणनीति के तहत काम करती है। सत्र के शुरुआती दिनों में सरकार विपक्ष को अपना विरोध और हंगामा करने का अवसर देती है। इससे जनता में यह संदेश जाता है कि सरकार तो काम करना चाहती है, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। हंगामे के दौरान जब उग्र प्रदर्शन करने वाले विपक्षी सांसदों को निलंबित किया जाता है, तो सदन के भीतर कुल उपस्थित सदस्यों की संख्या घट जाती है। विपक्षी सांसदों के बाहर होने से किसी भी विधेयक को पारित कराने के लिए आवश्यक उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का आंकड़ा अपने आप सरकार के पक्ष में अनुकूल हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्रियों के स्तर पर लगातार होने वाली बैठकों का मुख्य उद्देश्य इसी विधायी प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा कराना होता है। सरकार संसद में ऐसे विधेयक पेश करने की योजना बना रही है जो देश की राजनीति, प्रशासनिक व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया पर दूरगामी प्रभाव डालेंगे। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान की तर्ज पे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान या अनादर पर 2 से 3 साल तक की सजा का प्रावधान शामिल किया जा सकता है। संसद और राज्य विधानसभाओं में राष्ट्रपति या राज्यपाल के संबोधन के दौरान
राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों का वादन अनिवार्य करने की योजना है। यदि विपक्षी सांसद या कुछ विशेष वर्ग के प्रतिनिधि इसका विरोध करते हैं तो उन्हें कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर घेरना आसान हो जाएगा। यह विधेयक स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी कार्यक्रमों में भी लागू होगा। गैर सरकारी संगठनों और विदेशी वित्तपोषण, फॉरेन फंडिंग पर नियमों को और सख्त बनाने के लिए यह संशोधन लाया जा रहा है। इसका उद्देश्य विदेशों से आने वाले पैसे के उस इस्तेमाल पर रोक लगाना है जो देश विरोधी गतिविधियों या राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने में इस्तेमाल हो सकता है। यदि किसी जनप्रतिनिधि, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो या स्वयं प्रधानमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगता है और वह 30 दिनों तक लगातार हिरासत या जेल में रहता है तो उसकी कुर्सी यानी कि पद अपने आप समाप्त हो जाएगी। वर्तमान में कई नेता जेल में रहते हुए भी मुख्यमंत्री या मंत्री पद पर बने रहने का प्रयास करते हैं। यह कानून लागू होने के बाद राजनीतिक भ्रष्टाचार पे नकेल कसेगी और कई क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय दलों के नेताओं के लिए बड़ी चुनौती खड़ी होगी। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, यह विधेयक भारतीय राजनीति के ढांचे को मौलिक रूप से बदल देगा। लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा का गणित भी सरकार के पक्ष में काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। राज्यसभा में एनडीए के पास 153 से अधिक सांसदों का समर्थन है। 2/3 बहुमत के लिए लगभग 160 के आंकड़े की आवश्यकता होती है। वाईएसआरसीपी और बीजू जनता दल बीजेडी जैसे दल जो न तो एनडीए का हिस्सा है और न ही विपक्षी गठबंधन का, मुद्दों के आधार पर सरकार का समर्थन करता रहा है। टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों के कुछ सांसदों के इस्तीफे और बागी गुटों के उभरने से राज्यसभा में भी सरकार के लिए 2/3 बहुमत से कानून पारित कराना अब बेहद आसान हो गया है। बाहर से भले ही विपक्षी पार्टियां एकजुट दिखने का प्रयास करें, लेकिन संसद के भीतर और बैठकों में उनका रुख अलग नजर आता है। एक तरफ जहां कांग्रेस सड़क पे प्रदर्शन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ वरिष्ठ विपक्षी नेता जैसे शरद पवार और सुप्रिया सुले संसद परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सौहार्दपूर्ण माहौल से मुलाकात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और शरद पवार के संबंध उस समय से रहे हैं जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और पवार केंद्रीय कृषि मंत्री थे। इस प्रकार के व्यक्तिगत और राजनीतिक संबंध यह दर्शाता है कि महत्वपूर्ण विधायी मुद्दों पर कई विपक्षी दल राहुल गांधी के आक्रामक और बहिष्कार वाले एजेंडे के साथ खड़े होने के बजाय सरकार के साथ व्यवहारिक रुख अपना सकते हैं। वर्तमान राजनीतिक स्थिति स्पष्ट करती है कि केवल सड़क पर विरोध प्रदर्शन करना और मीडिया में फुटेज पाना ही किसी राजनीतिक दल को सफलता नहीं दिला सकता। नीति और कानून संसद के भीतर बनते हैं। संसद का बहिष्कार करने या लगातार हंगामा करने से सरकार को अपने एजेंडे को बिना किसी प्रभावी बहस के पारित कराने का अवसर मिल जाता है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस यदि केवल सड़क के ड्रामे तक सीमित रहती है तो वह संसद के भीतर सरकार की दीर्घकालिक रणनीतियों जैसे वंदे मातरम विधेयक, भ्रष्टाचार विरोधी कानून और परिसीमन को रोकने में पूरी तरह विफल रहेगी। जब तक विपक्ष संसद के भीतर एक मजबूत, अनुशासित और संख्यात्मक रणनीति के साथ सरकार को नहीं घेरता, तब तक सरकार अपनी विधायी योजनाओं को बिना किसी बड़ी रुकावट के पूरा करती रहेगी और विपक्ष संसद के बाहर केवल विरोध दर्ज कराने तक सीमित रह जाएंगे। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।